नमस्ते बच्चों, बोरीवली मनपा माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, चैप्टर नंबर 17। ये आपको ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। तो इसको इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति ऊतक। वनस्पति ऊतक के विभिन्न प्रकारों के बारे में, उनकी रचना, उनके कार्य, स्वरूप और साथ ही साथ आज हम जैव प्रौद्योगिकी और ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वनस्पति ऊतक। वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे ऊतक आधार देने वाले होते हैं। क्योंकि वनस्पतियां एक जगह स्थिर होती हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता, उनमें वृद्धि होती है, किंतु वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती, तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो उनमें जो ऊतक होते हैं, ऊतक यानी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया गया होगा कि ऊतक किसे कहते हैं कि शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है। तो वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भाग में होती है। मैंने कहा ना, वनस्पतियां एक जगह स्थिर होती हैं, वो चलती फिरती नहीं है, किंतु उनमें वृद्धि होती रहती है। तो उनकी वृद्धि जो है उनके शरीर के निश्चित भाग में होती है, और वही होती है जहां पर विभाजी ऊतक पाए जाते हैं। इसके नाम में ही है विभाजी, यानी विभाजित होने वाला। तो हमारा आगे का टॉपिक है विभाजी ऊतक। अब विभाजी ऊतक क्या होते हैं? वनस्पतियों के निश्चित भाग में रहने वाले विभाजी ऊतकों के कारण उस भाग में वृद्धि होती है। यानी वनस्पतियों के जिस भी भाग में विभाजी ऊतक प्रेजेंट रहेंगे, उस भाग में उनकी वृद्धि होनी निश्चित है। मतलब उनका बढ़ना, चाहे वो जड़ में हो। अब वनस्पतियां जड़ की तरफ से बढ़ती हैं, ऊपर के साइड बढ़ती है, यानी तने की तरफ से बढ़ती हैं, शाखाएं बढ़ती हैं, पत्तियां बढ़ती हैं, फूल आते हैं। तो इन सभी भागों में नॉर्मली विभाजी ऊतक पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक, गाढ़ा जीव द्रव्य व चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की रचना झुरमुट जैसी होती है। मतलब ये ऊतक की आपको संरचना यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में दिया हुआ है। आगे हम इसके और भी जो जैसे विभाजी ऊतक के आगे जो प्रकार है, जब स्थायी में परिवर्तित हो जाता है तब क्या प्रकार कैसे दिखेंगे वो बताया। कि इसमें चूंकि कोशिका जीवित है तो इसमें केंद्रक होगा, उसमें जीव द्रव्य होगा और चारों ओर पतली दीवार, चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिकाओं की रचना जो है झुरमुट जैसे पिंजरे जैसी होती है वैसी। ठीक है। इन कोशिकाओं में बहुधा रिक्तिका नहीं होती। रिक्तिका क्या होती है? जिसमें हमारे बेस मटेरियल, हमारे शरीर के जो भी प्राणी कोशिका में रिक्तिका में संग्रहित होते हैं, कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है। तो उसी तरह वनस्पतियों के अंदर भी रिक्तिका होती है, लेकिन विभाजी ऊतक जो रहते हैं तो ऊतक कोशिकाओं से बने हुए हैं, इनमें रिक्तिकाएं नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। ये कोशिकाएं अतिशय क्रियाशील होती हैं। अतिशय क्रियाशील होती है यानी विभाजी ऊतक, मैंने कहा ना, यही जो है सब में बढ़ने का काम करते हैं। तो एक निश्चित सीमा तक ये जो है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, उसके बाद इनका रूपांतरण स्थायी में हो जाता है। तो एक बार वो परमानेंट हो जाती है तो चेंज नहीं होते। वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजी ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका मेन काम है यहाँ पे वनस्पतियों में वृद्धि करना। ये आता है एग्जाम में कि विभाजी ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विभाजन। और जब अगर विभाजन होता है तो एक, जैसे एक रोटी को हमने विभाजित किया तो दो हिस्से में हो जाती है ना। तो बिना विभाजन के वृद्धि नहीं हो सकती। तो वनस्पतियों में वृद्धि करना विभाजी ऊतक का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। आगे हम देखेंगे विभाजी ऊतक किस भाग में है, यानी वनस्पतियों के किस हिस्से में विभाजी ऊतक प्रेजेंट है। इस आधार पर वह 3 प्रकार में विभाजित होता है। यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई गई है जिसके 3 हिस्से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला हिस्सा
दूसरा, तीसरा, या आप इसको पहला ले सकते हैं, इसको दूसरा ले सकते हैं, इसको तीसरा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऊतक किस भाग में है? ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जो वनस्पति का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग दिखाया है, तो किस आधार पर है? इस आधार पर वह 3 प्रकार में विभाजित होता है। ठीक है, हम पहला देखेंगे, स्थान, प्ररोविभाजी ऊतक। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ व तना की शिराओं में होते हैं। तो जो प्ररोविभाजी ऊतक है वह जड़ तथा तने की शिराओं में, शिराओं यानी एकदम एंडिंग में पाया जाता है। इसका कार्य है जड़ व तनों का घेर व मोटाई बढ़ाना, यानी इनको जो है शक्ति प्रदान करना, मोटाई बढ़ाना। तो जड़ जो मोटी होती है, तने जो मोटे होते हैं, उनका घेराव बढ़ता है। वो किस कारण होता है? प्ररोविभाजी ऊतक द्वारा। दूसरा है, अगर विभाजी ऊतक पत्तियों व डंठल की टहनियों की तलहटी में है, यानी पहले तो एकदम शिराओं पे, दूसरा अगर तलहटी में है तो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरी विभाजी ऊतक। तो पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में हो तो उन्हें हम कहेंगे आंतरी विभाजी ऊतक। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? अब चूंकि पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में है, तो उसका काम क्या होगा? पत्तियों व फूलों की निर्मित करना और टहनियों की वृद्धि करना। जो जहां रहेगा उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तीसरा है पार्श्व विभाजी ऊतक। पार्श्व पीछे, प्ररो आगे, आंतरी यानी अंदर, और पार्श्व यानी पीछे। पार्श्व जड़ व तनों के पार्श्व भाग यानी पीछे के भाग में। तो आंतरिक विभाजी ऊतक यानी यही आंतरिक विभाजी ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में। ठीक है, तो ये क्या होता है? पार्श्व विभाजी ऊतक जो है ये पीछे के साइड होते हैं, जड़ व तने के पार्श्व भाग में। इनका काम है आंतरिक विभाजी ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों की तलहट में, यानी ये इसके काम में मदद करता है। पार्श्व विभाजी ऊतक जो है आंतरिक विभाजी ऊतक के कार्य में मदद करता है कि पत्तियों की निर्मित करता है, फूल की निर्मित करता है, टहनियों की वृद्धि करता है। और इन सबके काम में सबसे ऊपर है प्ररोविभाजी ऊतक, जो इन सबको घेराई, जड़ व तने को घेरा या मोटाई इसको प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। स्थायी ऊतक, मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा है कि वनस्पतियों में विभाजी ऊतक ही मेन काम करते हैं। यही विभाजी ऊतक जब विभाजन के बाद पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो स्थायी ऊतक का रूप ले लेते हैं। जैसे हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो परफेक्ट नहीं होता हम उसको करते रहते हैं। एक बार वो परफेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि हाँ ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पर विभाजी ऊतकों से स्थायी ऊतक तैयार होते हैं। विभाजी ऊतक के कोशिका विभाजन से तैयार हुई, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि विभाजी ऊतक के कोशिका विभाजन से, ठीक है, तैयार हुई नई कोशिका पूर्ण वृद्धि के बाद निश्चित स्थान पर कोई विशिष्ट कार्य करने लगती है। यानी विभाजी ऊतक में विभाजन होता गया, उस कोशिका की पूर्ण वृद्धि हुई और वो वनस्पतियों के शरीर में कोई निश्चित कार्य करने लगी, उस समय उसकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसको इस तरह से देखो कि हमारे शरीर में वृद्धि जो है एक दिन से लेके 3 साल तक बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। उसमें भी अगर आप रैपिडली देखोगे तो एक दिन का बच्चा और एक महीने के बच्चे में बहुत फर्क नजर आता है। तो उस समय जो हमारा वृद्धि कोशिका है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, 3 साल तक बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है। 3 साल के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आती है, जो 12 से 15 साल, 15 से 20 साल के बीच में बहुत ही कम हो जाती है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, 15 से 19 साल के बाद तो आप कह सकते हो कि वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। तो उसी तरह वनस्पति कोशिकाओं में भी विभाजी ऊतक के कोशिका विभाजन से तैयार हुई नई कोशिका पूर्ण वृद्धि के बाद निश्चित स्थान पर कोई विशिष्ट कार्य करने लगती है, उस समय उसकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार स्थायी आकार, आकृति
व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। और ऐसी विभेदित कोशिका द्वारा स्थायी ऊतक बनता है। यानी जो कोशिकाएं विभाजन करती जा रही है, फिर उनका एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है कि हाँ अब बस इससे ज्यादा विभाजित हम नहीं कर सकते, तो वहां पर जो ऊतक बनता है उसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। तो इन शॉर्ट विभाजी ऊतक से स्थायी ऊतक बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। स्थायी ऊतक यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। जैसे कि इनके नाम में ही है सरल स्थायी ऊतक, यानी इनकी रचना बहुत ही सिंपल होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी और ना ही इनका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक इनके नाम में ही जटिलता है, तो इनकी रचना में भी जटिलता होगी, इनके काम में भी जटिलता आएगी। ठीक है, हम पहला देखेंगे सरल स्थायी ऊतक। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। यह सरल स्थायी ऊतक है, यानी ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने, इनमें कोई दूसरी कोशिका है ही नहीं। यानी अगर कोई एक कोशिका एक से बनी है तो सेकंड वाली भी उसी से बनेगी। ठीक है, उसमें कोई भी दूसरे तीसरे एडअप नहीं रहेंगे। और इनके कार्य के अनुसार इनके विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल और जटिल। सरल में कार्य के अनुसार, सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका से बनते हैं और कार्य के अनुसार इनके निम्नलिखित प्रकार हैं। टोटल 3 प्रकार है सरल स्थायी ऊतक के। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, टोटल 3 प्रकार हैं। मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। इन इंग्लिश पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वेरी सिंपल। तो सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार, मूल, स्थूल, दृढ़। मूल, स्थूल, दृढ़। ठीक है, ये ऊतकों के नाम है। सरल स्थायी ऊतक के कार्य के अनुसार 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। हम एक एक करके एक को देखेंगे। पहला हम देखेंगे मूल ऊतक। ठीक है, यहाँ आकृति देखिए मूल ऊतक की। हाँ, ये आकृति आपको मूल ऊतक की दी हुई है। इसको ही जब जूम करके हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश देखिए रहता है, रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी हैं और हरित लवक, हरे कलर का दिखाया इसीलिए है ताकि समझे कि उसमें हरित लवक होता है। ठीक है, तो आकृति यहाँ पे मूल ऊतक की है। कोशिकाओं का स्वरूप, कोशिकाओं का स्वरूप कैसा होता है, कोशिका कैसी होती है, आकृति से ही आपको पता चल गया होगा कि पतली कोशिकाएं, पौली कोशिकाएं, पौली कोशिकीय दीवारें, आंतर कोशिकीय अवकाश, पूर्ण जीवी कोशिका। ये कोशिका का स्वरूप है, हमको आकृति से ही दिखाई दे रहा होगा कि पौली कोशिकीय दीवार यानी दीवारें जो है बहुत ही नाजुक, आंतर कोशिकीय अवकाश पूर्ण, ये इनमें अवकाश जो है, जगह जो है वो पूर्ण जीवित कोशिका के लिए आरक्षित है। देन कौन से भाग में पाई जाती है, मूल ऊतक। मैंने कहा ना मूल, ये मूल ही है, ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल व बीज सभी अवयवों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये मूल ऊतक है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मूल ऊतक से ही आगे बढ़े हैं। कार्य क्या है, रिक्त स्थान भरना, यांत्रिक आधार देना, अन्न भोजन संग्रहित करना। तो मूल ऊतक का काम क्या है कि कोशिकाओं में जो भी गैपिंग से उसको भरे, उसे आधार प्रदान करें और अन्न और भोजन संग्रहित करें। इसके अलावा इसके कुछ उप प्रकार भी हैं, वो देखेंगे। हरित ऊतक और वायु ऊतक, ये दो इसके उप प्रकार हैं। तो मूल ऊतक के 2 उप प्रकार हैं, हरित ऊतक और वायु ऊतक। हरित ऊतक यानी प्रकाश संश्लेषण, ये याद रखने का। हरित ऊतक जब भी रहेगा प्रकाश संश्लेषण करना, पाया कहाँ जाएगा, पत्तियों के मूल ऊतक।
वायु ऊतक जलीय वनस्पतियों के तनों व पत्तियों को तैरने में मदद करते हैं। वायु ऊतक आपने देखा होगा, कमल का डंठल वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, जालीदार रचना होती है, अंदर से खोखला होता है क्योंकि उसमें वायु ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मूल ऊतक की आकृति, स्वरूप, कौन से भाग में पाई जाती है, कार्य और उपप्रकार देखे। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कॉलन कायमा यानी स्थूल ऊतक पर। ठीक है, स्थूल ऊतक का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए स्थूल ऊतक इस मूल ऊतक से काफी डिफरेंट है। अब हम क्या देखेंगे, कोशिकाओं का स्वरूप। इसकी कोशिकाएं कैसी है, लंबी कोशिका सेल्यूलोज व पेक्टिन के कारण कोने से कोशिका भित्ति का मोटा होना और जीवित कोशिका। सभी वनस्पतियों में पाई जाती है, मृत कोशिकाएं नहीं है क्योंकि विभाजी ऊतक से ही ये बनी हुई है। तो सब में केंद्रक होगा। लंबी कोशिका सेल्यूलोज व पेक्टिन के कारण कोने से मोटी होती है, कोशिका भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम से क्लियर होगा कि इसकी दीवारें जो है मोटी है। ठीक है, और जीवित कोशिका है। उसके बाद है ये कौन से भाग में पाई जाती है, पत्तियों का डंठल, तना। पत्तियों का डंठल यानी आपने देखा होगा कि पत्तियों का जो बीच का सिरा रहता है थोड़ा मोटा रहता है। ठीक है, शाखाओं की तलहट में, तो शाखाओं की तलहटी में ये कॉलन कायमा पाया जाता है। स्थूल ऊतक पाए जाते हैं। सॉरी, शायद नेटवर्क इश्यू है थोड़ा मेरा। आगे हम बढ़ेंगे। कार्य, इसके उप प्रकार नहीं। ठीक है, कार्य है इसका अवयव, अवयव यानी अंगों को लचीलापन व आधार देना। ठीक है, ये वनस्पति अवयवों को लचीलापन और आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो स्थूल ऊतक में हमने देखा कि स्वरूप कैसा होता है, लंबी कोशिका, सेलुलोज व पेक्टिन, ये दो वर्ड याद रखना है, सेलुलोज व पेक्टिन, ये उसके घटक है, के कारण कोने से कोशिका भित्ति मोटी होती है और जीवित कोशिका है। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों के डंठल या तने में और शाखाओं की तलहटी में। काम क्या है, अवयवों को लचीलापन व आधार देना। लास्ट हम आते हैं सरल स्थायी ऊतक के प्रकार में, जिसका नाम है दृढ़ ऊतक। ठीक है, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा, इसकी आकृति आपको दिख रही होगी कि कुछ कुछ स्थूल ऊतक जैसी है लेकिन पूरी स्थूल ऊतक जैसी नहीं है ना। तो यहाँ देखो, लिग्निन मोटी भित्ति का और खोखलापन, इनके यहाँ देखो आपको गैपिंग दिख रही होगी जो कि इसमें मिसिंग है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कोशिकाओं के स्वरूप पे। दोनों किनारों पर संक्रिय, यहाँ देखो ये इस डायग्राम। ठीक है, दोनों किनारों पर संक्रिय, तंतुमय व मृत कोशिका, आगे की दोनों मूल कोशिका, स्थूल कोशिका, जीवित कोशिका, बट दिस वन इज मृत कोशिका। ठीक है, कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ का होना। कोशिका भित्ति जो है, अब वनस्पति कोशिका है तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो लिग्निन, लिग्निन आप इसको बड़े तौर पे समझो तो पेड़ों की जो छाले होती है ना, दैट बिकॉज ऑफ द लिग्निन। ठीक है, तो कोशिका भित्ति में लिग्निन पदार्थ का होना। अब कौन से भाग में पाई जाती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तना पत्तियों की शिराएं, बीज का कठोर कवच, नारियल का बाह्य आवरण। यहाँ पर ये लिग्निन युक्त मोटी भित्तिका यानी दृढ़ ऊतक, इसके नाम में ये दृढ़ 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 ऊतक तो कहाँ पाई जाएगी, जो जो कठोर भाग होते हैं ना वनस्पतियों के, वो तो यहाँ लिखा हुआ है नारियल का बाह्य आवरण जो बहुत ही कठोर होता है, पत्तियों की शिराएं और बीज का कठोर कवच, कोई बीज जिसका कवच जो है वो कठोर हो, जैसे आम की गुठली होती है, बराबर, बीज होता है तो नरम होता है, धीरे धीरे देखो उस पर कवर चढ़ जाता है। ठीक है, तो
कठोर जो चीजें होती है, कठोर जिसके बीज होंगे उस पर, जैसे मूंगफली, मूंगफली का जो कवच होता है देखो कठोर रहता है, तो क्यों? उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, और वहां पे दृढ़ ऊतक पाया जाता है। कार्य है अवयव को शक्ति व मजबूती देना। ठीक है, इसके भी उप प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे सरल स्थायी ऊतक के प्रकार कार्य के अनुसार उनको 3 भाग में विभाजित किया गया है। 1 मिनट। मूल ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, पौली कोशिकी दीवारें, आंतर कोशिकीय अवकाश भरा हुआ रहता है, जीवित कोशिका। इसमें भी स्थूल ऊतक में भी जीवित कोशिका है, किंतु कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें सेलुलोज और पेक्टिन होता है। दृढ़ ऊतक मृत कोशिका, और क्यों मृत है? क्योंकि इसमें लिग्निन पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से भाग में पाई जाती है? तो मूल ऊतक जो है लगभग सभी भागों में पाई जाती है। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी में। और स्थूल ऊतक जो है पत्तियों की डंठल, तने या शाखाओं की तलहटी में। दृढ़ ऊतक जो है दृढ़, जैसे नारियल की करोटी, नारियल का बाह्य आवरण होता है ना करोटी, पत्तियों, शिराओं या बीज के कठोर आवरण। ठीक है, इनका काम रिक्त स्थान भरना, यांत्रिक आधार देना, अन्न भोजन संग्रहित करना मूल ऊतक के कार्य हैं। अवयवों को लचीलापन और आधार देना दृढ़ ऊतक का, सॉरी, स्थूल ऊतक का काम है। और उन्हें शक्ति देना क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक का काम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा ऊतक है जटिल। जैसे मैंने आगे की स्लाइड में कहा था ना, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार, मूल ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक, वो हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार। जटिल स्थायी ऊतक के 2 प्रकार हैं, जलवाहिनी, रसवाहिनी। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार और जटिल स्थायी ऊतक के 2 प्रकार, जलवाहिनी और रसवाहिनी। सिंपल इनके नाम को याद रखो। जलवाहिनी यानी जो वनस्पतियों में जल का वहन करती है उसे जलवाहिनी। रसवाहिनी, रस यानी भोजन, जो वनस्पतियों में भोजन का वहन करे उसे रसवाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पौधा दिखाया गया है। पौधे में यहाँ पे बीज के अंदर आपको जलवाहिनी, खोखले भाग में से जलवाहिनी, और जो भरा हुआ भाग है वो रसवाहिनी दिखाया गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। जलवाहिनी की विशेषता। जलवाहिनी की विशेषता क्या है? इस कोशिका की दीवारें मोटी और प्रायः मृत होती है। ठीक है, ये अंतर स्पष्ट करो के लिए भी आता है कि जलवाहिनी और रसवाहिनी में अंतर स्पष्ट करो। तो ये टेबल में 3 पॉइंट दिए हुए, अच्छे से इसको देख लो, यही लिखना है। रसवाहिनी की विशेषता क्या है? कि इस कोशिका में कोशिका द्रव वाली जीवित कोशिका होती है। तो कह सकते हो कि इसमें मृत कोशिका होती है, इसमें जीवित कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, यानी जलवाहिनी कोशिका के कितने प्रकार हैं? वाहिनिका, वाहिनी और तंतु, मृत कोशिका, जलवाहिनी, मूल ऊतक, ये सभी जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, रसवाहिनी के कितनी प्रकार हैं? अच्छा, यहाँ पे देखो, आपको डायग्राम में दिखाया भी गया होगा वाहिनिका। ठीक है, तो जलवाहिनी के प्रकार यहाँ पे वाहिनिका दिखाया गया, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन वाहिनिका दिखाया है। तंतु जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, रसवाहिनी पे आओ। रसवाहिनी में कोशिकाओं के प्रकार क्या है? चालिनी नलिका, सकोशिका यानी जो सहायक होती हैं, रसवाहिनी के मूल तंतु, जीवित कोशिका, रसवाहिनी तंतु, मृत कोशिका। ठीक है, तो ये हो गई इनके प्रकार, रसवाहिनी के प्रकार और जलवाहिनी के प्रकार। अब कार्य, जलवाहिनी के कार्य, मैंने कहा ना नाम याद रखो, काम अपने आप आ जाएगा। तो कार्य है एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं
जैसी रचना होती है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको इसका दिखाया गया रहेगा, एक दूसरे से जुड़ी हुई, बराबर। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है। पानी, मैंने कहा ना जलवाहिनी, जलवाहिनी है तो वर्ड याद रखने का, पानी। पानी और खनिजों का वहन नीचे से ऊपर की दिशा में करती है। अब चूंकि पानी हम पौधे में डालते हैं, मोस्टली हम गमले में डालते हैं पानी, तो जड़ों द्वारा उस पानी का अवशोषण होता है। तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम जलवाहिनी करती है। रसवाहिनी, एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिका। अब यहाँ पे देखो, रसवाहिनी का प्रकार था चालनी नलिका, सकोशिका, मूल तंतु, जीवित कोशिका। ठीक है। पत्तियों में शर्करा और अमीनो अम्ल का वहन, पत्तियों में जो भोजन बनता है ना, शर्करा, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का वहन ऊपर तथा नीचे की दिशा में करती है। रसवाहिनी क्या करती है? भोजन ले जाने का काम वनस्पतियों का। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मुंह से वो पेट में जाता है, तो क्या केवल पेट ही नहीं बढ़ता है, पूरा शरीर बढ़ता है, सर से लेके पैर के टो तक। ठीक है, वहां तक भोजन पहुंचाने का काम हमारी कोशिकाएं करती हैं। तो उसी तरह वनस्पति ऊतक में भी, जटिल स्थायी ऊतक में रसवाहिनी जो है वो शर्करा और अमीनो अम्ल को उनके पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हमारा जो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैव प्रौद्योगिकी का उद्गम, ठीक है, जीवों में प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जीवों में उद्योगिकी। ठीक है, उद्योग के कारण क्या होता है, हमारी चीजें आसान हो जाती है। तो उसी तरह जैव प्रौद्योगिकी का उद्गम कह सकते हो कैसे हुआ, कि सजीवों के शरीर में कुछ जीवित कोशिकाएं पूर्णक्षम होती है, यानी अच्छे से कार्य करती है। अगर उन्हें उचित वातावरण मिले तो इन कोशिकाओं से नए सजीव पूर्ण सजीव तैयार हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे का विकास भी एक कोशिका से होता है, कोशिका से दो से चार से मल्टीपल विभाजन होते हैं। कोशिकाओं के इस गुणधर्म तथा उनके जनुक आधारित जैव रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग कर हम उत्तम दर्जे की व अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की विविध प्रजातियां या विविध जानवरों की नई प्रजाति, से जर्सी गाय, जर्सी गाय जो है ये संकरित गाय है। ठीक है, विविध टीके का निर्माण किया जा सकता है। इससे ही जैव प्रौद्योगिकी का उदय हुआ है। एक्चुअल में जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है? जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त, नैसर्गिक गुणधर्म यानी प्राकृतिक वातावरण के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्र ज्ञान की मदद से हुई है। मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय बदलाव कर संकर का निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को अगर डिजिटली हम प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा लगता है ना। हम सिर्फ पेपर पे लिख देंगे तो उससे वो पेपर पे फोटो वगैरह बना दिया तो उससे वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है, जितना कि हम उसको मॉडल बना दे, उसको वर्किंग बना दे तो वो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो हाँ, इस तंत्र ज्ञान में जनुकीय अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग व ऊतक संवर्धन, इन दो तंत्रों का समावेश होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि जनुकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन, इन दोनों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, इनका उपयोग मुख्य रूप से नगदी फसल उत्पादन, उनकी प्रजाति में सुधार, पर्यावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता में वृद्धि, टीका निर्मित, जन्मजात रोगों का निदान, इंद्रियों के प्रत्यारोपण, इंद्रियों का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन, जो अंगों का ट्रांसप्लांट होता है ना, एक से दूसरे में तीसरे, वो कर्क रोग संशोधन, कैंसर डिटेक्शन, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा उपस्थिति तैयार करने जैसे क्षेत्रों में होता है, यानी क्लोन। ठीक है, तो ये है जैव प्रौद्योगिकी कि उसका जैव प्रौद्योगिकी होता है। मैंने कहा ना, जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें कुछ जनुकीय बदलाव कर दो तो उससे ही उत्तम दर्जे का, उसी के जैसा दूसरा सजीव निर्मित होता है। और इसमें दो का समावेश होता है, जनुकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन। ठीक है, आज हमारे बायोटेक्नोलॉजी ने इतना
विकास कर लिया है कि हमें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। आगे भी बायोटेक्नोलॉजी में फ्यूचर हमारा ब्राइट है। आगे हम आएंगे ऊतक संवर्धन पे। ऊतक संवर्धन क्या होता है? सजीवों के शरीर के बाहर पोषक व निर्जंतुक माध्यम से उनकी कोशिका या ऊतक की वृद्धि करने के तंत्र को ऊतक संवर्धन कहते हैं। यानी किसी ऊतक कोशिका को उस पर्टिकुलर सजीव के शरीर से बाहर प्रत्यारोपित या उगाने या कह सकते हैं वृद्धि कराने की प्रक्रिया को हम ऊतक संवर्धन कहते हैं। आजकल ऊतक संवर्धन तंत्र द्वारा एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण सजीव को विकसित किया जाता है। ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक पोषक व ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए द्रव रूप, यथायु रूप या आगार से तैयार की गई जेली जैसे माध्यम उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये ऊतक संवर्धन के लिए जो अभी जैसे मुझे कोई कोशिका से कोई प्लांट उगाना है, तो उस कोशिका को मुझे पोषक द्रव्य पदार्थ करने पड़ेंगे, वो सब मुझे इन सब से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया दिखाई गई है। ठीक है, ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया जो है पैट्रिक कैंपियन स्टुअर्ट ने 1904 से 1993 में, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्ध किया गाजर के जड़ से निकालकर कोशिका निकालकर प्रयोगशाला में उस गाजर की जड़ को पोषक तत्व दिया और एक नए मतलब उसी गाजर की ही नई प्रजाति उसकी वृद्धि की कि प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण वनस्पति निर्माण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में देखो, स्रोत वनस्पति का हमने कंद लिया, ठीक है, प्राथमिक संस्कार यानी वही द्रव रूप स्नायु आगार से जो जेली जैसा माध्यम है वो इसमें डाला, उसका प्रजनन कराया, इसमें विभाजन होते होते वनस्पतियां तैयार हुई। अब ये तैयार हो गई तो इसको क्या कर दो, खेतों में प्रत्यारोपित कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक काठीकरण। प्राथमिक काठीकरण के बाद इसको क्या करो, सेकेंडरी स्टेज पे डालो, द्वितीय काठीकरण, और फिर इसकी ग्रोथ करो और इससे क्या होता है, स्रोत वनस्पति आ जाती है। ठीक है, तो हमने जिससे लिया है उसका हमने बायोटेक्नोलॉजी, यानी मुझे जमीन की भी जरूरत नहीं, मुझे बाद में पड़ेगी और उससे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मुझे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि कार्य व्यवस्था में हुआ परिवर्तन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी ने कैसे, हमारे बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे हमारे कृषि कार्य को सुधारा। फसलों के डीएनए में बदलाव लाकर जनुकीय सुधारित प्रजाति यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जीएम। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का निर्माण किया जाता है। बहुधा ऐसी प्रजातियां निसर्ग में नहीं पाई जाती। ठीक है, इस प्रजाति में नए निराले उपयुक्त गुणधर्म संकरित किए जाते हैं। ये नैसर्गिक दी हुई चीज नहीं है, ये हमने क्या किया, नैसर्गिक चीजों के कोशिका में परिवर्तन करके उससे अच्छा हमने नया बायोटेक्नोलॉजी के जरिए नए सजीव का विकास किया है। वातावरणीय प्रताप सहन करने की क्षमता, निरंतर बदलता तापमान, गीला व सूखा अकाल, बदलती जलवायु सभी वातावरणीय प्रताप के कुछ नैसर्गिक प्रजाति सहन नहीं कर सकती, किंतु जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी जनुकीय सुधारित प्रजाति इनमें से किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, थर्ड, उपद्रवी कीटक, रोग जंतु, रासायनिक अपघृण नाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता इस प्रजाति में होने के कारण जंतुनाशक, कीटनाशक व अपघृण नाशक का उपयोग टाला जा सकता है। अब जैसे हमारे अंदर, अब जैसे हमारे इंडिया में कोरोना कम फैले, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति पहले से ही थी जो उससे लड़ सके। जिनमें वो प्रतिरोधक शक्ति कम थी वो उसका शिकार हुए। कई देशों में तो बहुत लोग वो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी वनस्पतियां हों कि जिनमें स्वतः ही कीटकों से, रोग जंतु और अपघृण नाशक करने की क्षमता हो, तो उनमें हमको अलग से कोई दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जनुकीय सुधारित प्रजाति या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स
प्रजाति के बीजों के कारण फसलों का पोषण मूल्य बढ़ता है तथा उनमें कम खराबी आती है। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का कृषि कार्य में क्या योगदान रहा है उसके ऊपर है। ठीक है, तो 1 मिनट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज का हमारा वनस्पति उत्तर ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको